पंजाब में मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने बताया कि युवाओं के लिए कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और सोमवार को पहले इन फैसलों को पंजाब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। फिर चर्चा के बाद जनता के लिए ये ऐलान किया जाएगा। पंजाब में भगवंत मान कैबिनेट का गठन हो गया और भगवंत मान कैबिनेट के मंत्रियों ने आज शपथ ली। मान कैबिनेट में 10 मंत्री शामिल हुए हैं। चंडीगढ़ में हुए इस कार्यक्रम में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के बाद सभी मंत्रियों ने राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। मान कैबिनेट में एक महिला मंत्री भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण के बाद भगवंत मान की कैबिनेट टीम तैयार। डॉक्टर बलजीत कौर समेत 10 विधायकों ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में हरपाल सिंह, बलजीत कौर, हरभजन सिंह, विजय सिंगला शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने दूसरी बार विधायक बने सिर्फ 2 ही नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी है। चीमा और मीत हेयर दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। मनोनीत मंत्रियों में से 5 मालवा से हैं, 4 माझा से और 1 दोआबा से है। फिलहाल मंत्रियों के विभागों की अभी घोषणा नहीं की गई है। पंजाब में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सभी मंत्रियों को बधाई दी। केजरीवाल ने ट्वीट कर सभी कैबिनेट मंत्रियों को बधाई दी। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की जनता को आप सभी से बहुत उम्मीदें हैं। पंजाब की तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम कीजिए। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। सूत्रों से खबर आ रही है कि शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम मौजूद रहेंगे। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा और समारोह में योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार पार्ट 2 से पहले आज गोरखपुर में योगी ने लोगों के साथ होली खेली और इसकी शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में होलिका की राख से होली खेलकर हुई है। सीएम की अगुवाई में गोरखपुर के घंटा घर से नरसिंह शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान योगी ने कहा कि यूपी में जनता ने एक बार फिर सुशासन वाली सरकार चुनी। आपको बता दें कि शोभा यात्रा का आयोजन 1944 से आरएसएस द्वारा किया जाता रहा है। योगी आदित्यनाथ 24 सालों में इसमें शामिल होते रहे हैं। बीजेपी गठबंधन में बीजेपी की चर्चाओं पर आया ओम प्रकाश राजभर का बयान। राजभर ने एनडीए में शामिल होने से इनकार किया। राजभर ने कहा कि अमित शाह से मुलाकात की खबरें निराधार हैं। मेरी बीजेपी नेताओं से बात होती है और होती थी। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि सपा के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। बुलाने पर भी योगी के शपथ ग्रहण में नहीं जाऊंगा। जम्मू कश्मीर के मौलाना आजाद स्टेडियम में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान जवानों का हौसला बढ़ाया। जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा 2014 में मोदी ने पंजाब के पीएम बनने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार हुआ और सुरक्षा बलों ने आतंकवाद पर काबू पा लिया। जम्मू कश्मीर में शिवसेना ने स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की है। शिवसेना ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा छीने हुए 28 महीने का लंबा अंतराल बीत चुका है, जबकि अमित शाह ने जल्द राज्य का दर्जा लौटाने का वादा किया था। आपको बता दें कि इस समय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू दौरे पर हैं। और उत्तराखंड के बीजेपी विधायकों की बैठक कल देहरादून में होगी। बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। चुनाव के नतीजे आने के 9 दिन बाद तक अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। बिहार के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच नोकझोंक के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। इस दौरान आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री को संविधान पढ़ने की नसीहत दी। नीतीश कुमार के स्पीकर के साथ व्यवहार को बेहद शर्मनाक बताया। कहा कि भारत के इतिहास में किसी नेता ने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। यूपी में योगी सरकार रिपीट होते ही सपा नेताओं पर एक्शन शुरू हो गया है। बस्ती में एसपी विधायक के घर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने विधायक महेंद्र नाथ यादव के घर पर छापा मारा। एमएलए पर ब्लॉक प्रमुख को बंधक बनाने का आरोप है और इस दौरान पुलिस ने एमएलए के घर से ब्लॉक प्रमुख को छुड़ाया। ब्लॉक प्रमुख पत्नी और 4 बच्चों को बंधक बनाया गया था। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में आंतरिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सोनिया ने मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने की आजाद की तारीफ की। कहा कि गुलाम नबी आजाद सालों से पार्टी में हैं, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी बचाने के लिए एकजुटता जरूरी है। वो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। ये एक स्वागत योग्य कदम है। एआईएमआईएम एनसीपी गठबंधन ऑफर पर भड़की शिवसेना। संजय राउत ने कहा एआईएमआईएम के साथ गठबंधन के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने एआईएमआईएम को फिर से बीजेपी की टीम बताते हुए कहा कि बीजेपी एआईएमआईएम की गुप्त गठबंधन को यूपी के विधानसभा चुनाव में देखा गया। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि शिवसेना के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन बनाना हमारे लिए मायने नहीं रखता है।
एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से मुलाकात की। मिलने के बाद इम्तियाज जलील ने एनसीपी नेता राजेश टोपे से गठबंधन करने का ऑफर किया और इस दौरान इम्तियाज जलील ने कहा कि हमेशा हमें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, मुंह बंद करने के लिए यह प्रस्ताव दिया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज भारत पहुंच गए हैं। पीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद जापान के पीएम पहली बार आज भारत आए हैं। इस दौरान वो 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देश के पीएम रूस यूक्रेन संकट पर बातचीत कर सकते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन गोरखपुर दौरे पर आएंगे और संघ प्रमुख स्वयंसेवकों की बैठक लेंगे। संघ प्रमुख 22 या 23 मार्च की सुबह को गोरखपुर से प्रस्थान करेंगे। 22 मार्च को संघ प्रमुख स्वयंसेवकों के परिवार को संबोधित करेंगे। कुटुंब प्रबोधन में संघ परिवार को संबोधित करेंगे। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट का आदेश। खूंखार आतंकियों हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन पर यूएपीए के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। एनआईए कोर्ट ने पाया कि आतंकी फंडिंग के लिए पैसा पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों की ओर से भेजा गया था। पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने 3 दिवसीय होला मोहल्ला उत्सव मनाया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। 3 दिन तक चलने वाले इस पर्व के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर पहुंचे और लोगों के साथ माथा टेका। इस दौरान श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान भी किए और होला मोहल्ला के दौरान पवित्र ग्रंथ साहिब की पालकी भी निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन और आशीर्वाद लिया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 24वां दिन। यूक्रेन के शहरों पर रूस ने हमले तेज किए। कीव में रिहायशी इमारत पर रूस ने बमबारी की। यूक्रेन का दावा, रूसी हमले में 1 की मौत हुई है, 4 जख्मी हुए हैं। इमारत में मौजूद 98 लोगों को बचाया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव का एक और खौफनाक वीडियो सामने आया। हाईवे पर रूसी टैंक से फायरिंग हुई। माराकोव इलाके के हाईवे पर रूसी सेना ने कार पर फायरिंग की और 2 महिलाएं इसमें घायल हुई। कार में 7 बच्चे सवार थे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस का बड़ा खुलासा। हाइपरसोनिक हथियार इस्तेमाल कर रहा है रूस। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में पहली बार अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रूस की तरफ से यह हमला यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया। यूक्रेन के लवीव एयरपोर्ट पर रूसी एयर स्ट्राइक हुआ है। रूस ने एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट को निशाना बनाया। रूसी एयर स्ट्राइक में एयरपोर्ट की इमारत को भारी नुकसान। लवीव एयरपोर्ट पर 3 धमाके सुनाई दिए। रूस ने 6 मिसाइलों से लवीव एयरपोर्ट से सटे इलाकों को निशाना बनाया और लवीव के मेयर ने रूस के इन हमलों की जानकारी दी। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध। दोनेत्स्क में रूस समर्थित विद्रोहियों को बड़ा नुकसान। यूक्रेनी पैराट्रूपर्स ने रूसी एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम तबाह किया। यूक्रेनी सेना ने जवाबी कार्रवाई का वीडियो जारी किया। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच ज़पोरिजिया में लगा कर्फ्यू। शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। 21 मार्च तक ज़पोरिजिया में कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। यूक्रेन के गृह मंत्री का बड़ा बयान। गृह मंत्री ने कहा, यूक्रेन पर बड़ी संख्या में बम गोले बरसाए गए हैं। इनमें से कई में विस्फोट नहीं हो सका था। मलबे के नीचे दबे ऐसे हथियार एक वास्तविक खतरा है। इन्हें निष्क्रिय करने में महीनों नहीं सालों लगेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि हम अकेले पूरे क्षेत्र में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाने में सक्षम नहीं है। पश्चिमी देशों की मदद की जरूरत पड़ेगी। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। यूक्रेन ने जवाबी हमले में 14,000 ज्यादा रूसी सैनिक मार गिराए हैं। 95 लड़ाकू विमान, 115 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं और 466 रूसी टैंक्स और 17 ड्रोन्स भी बर्बाद किए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों नेताओं के बीच लगभग 2 घंटे बातचीत हुई। दोनों नेता ने यूक्रेन पर रूसी हमले और उसके बाद के हालात पर विस्तार से चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को रूस की मदद करने से परहेज करने को कहा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर की बातचीत की पेशकश। जेलेंस्की ने रूस से शांति वार्ता की अपील की। वीडियो जारी कर जेलेंस्की ने कहा, रूस के पास बातचीत के जरिए भूल सुधार का मौका है। अब मिलकर बातचीत करने का समय आ गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की विशाल रैली। मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में उन्होंने रैली की। पुतिन की रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे। क्रीमिया पर कब्जे के 8 साल पूरे होने पर यह रैली हुई। रैली में यूक्रेन पर हमले को पुतिन ने ठहराया जायज और पुतिन की रैली में गूंजे यूएसएसआर के तराने। ओलेग गाजमनोव ने गाया मेड इन यूएसएसआर गीत। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएन का बड़ा दावा। रूस के हमले के बाद से यूक्रेन के अंदर लगभग 65 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इसके अलावा 32 लाख से ज्यादा लोग पहले ही यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ज्यादातर लोग पोलैंड में शरण ले चुके हैं। भारतीय महिला टीम की होली का रंग फीका रहा। आईसीसी वर्ल्ड कप के 18वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को 278 रनों का टारगेट दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 49.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 280 रन बनाकर हासिल कर लिया।
चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। हांगकांग में संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 10 लाख के पार हो गई है और स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,079 नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 लाख के पार पहुंच गई है। उधर दक्षिण कोरिया में भी कोरोना के बढ़ते मामलों में परेशानी बढ़ा दी है और दक्षिण राजधानी सियोल में कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरिया में एक दिन में काफी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और नए संक्रमितों से ज्यादातर लोग ओमिक्रॉन के शिकार हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए यहां स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। कोरोना के नए मामलों में आज 18% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 2075 नए केस दर्ज हुए और आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में 71 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 4,722 लोग ठीक हुए। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 27,802 हुई। अब 4 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली के बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कर्नाटक के तुमकुर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के वक्त बस से 60 लोग सवार थे और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ओडिशा के जाजपुर में होली के बाद नदी में नहाने गए 6 लोग डूब गए। 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग लापता हुए हैं। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। लापता लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है। शाहजहांपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में लगी भीषण आग, कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हुए। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का वजह नहीं पता चल पाया है। मध्य प्रदेश के धार में दसाई पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई। बदमाशों ने पंप कर्मचारी को पीटा और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दसाई पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।